होली का त्योहार आते ही रोहित का हाथ रह रहकर अपने नकली दांत पर चला जाता था और उसके होठों पर एक मुस्कान खेल जाती थी। उसे शादी के बाद की वह पहली होली कभी नहीं भूलती, जब वह बुरी तरह से अपने साले सालियों के बीच अपने दांत की कशमकश में फंस गया था। गौरी खाना बना रही थी। बाहर बच्चे गुब्बारे और रंगों की बौछारों में मगन थे और रोहित अपनी यादों में खोया हुआ था। बचपन से ही रोहित को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। पढ़ाई के साथ साथ वह क्रिकेट भी खेलता था। अक्सर कॉलेज की तरफ से अलग अलग शहरों में अपनी टीम के साथ खेलने जाता था। एक बार वह जैसे ही खेलने के लिए मैदान में उतरा, दूर से आती गेंद सीधी उसके मुंह पर लगी और उसका सामने का एक दांत आधा टूट गया। तुरंत पास के ही अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसको छोड़ दिया गया। घर आते ही माँ उसका सूजा हुआ मुंह देखकर ही परेशान हो गई और बोली कि अब तो खेलना बंद ही करना पड़ेगा। अगर आंख में लगी होती तो आंखें ही चली जाती। दूसरे दिन दांत वाले डॉक्टर को दिखाने पर उसने कहा कि नया दांत लगवाना होगा और 4-5 दिनों तक डेंटिस्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। तभी से रोहित का सामने का दांत नकली था। उसके बाद तो उसे भूल भी गया कि उसका एक दांत, वह भी सामने वाला, नकली है। कभी कभी वह दांत निकल जाता तो वह उसको फिर से लगा लेता, पर ऐसा बहुत कम होता था। एमएससी करने के बाद उसकी अच्छी नौकरी लग गई थी। नौकरी के 2 साल बाद ही रोहित की शादी गौरी के साथ हो गई थी। वह उसके कॉलेज में ही पढ़ती थी और उसको क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता था। जब भी रोहित का मैच होता तो वह अपनी क्लासेस छोड़कर मैच देखने जरूर जाती थी। उसने गौरी को बताया था कि जब उसका दांत टूटा था तब वह किस तरह से हताश हो गया था। उसे लगा था कि अब वह क्रिकेट कभी नहीं खेल पाएगा, लेकिन समय के साथ ही उसने सामंजस्य बैठा लिया था और फिर खेलना शुरू कर दिया। रोहित का नौकरी में सिलेक्शन भी क्रिकेट के कारण ही हुआ था। अब तो वह अपने ऑफिस की टीम में भी था और उसे अक्सर खेलने के लिए जाना पड़ता था। एक बार होली के 3 दिन पहले उसको अपनी ससुराल के पास के ही शहर में क्रिकेट खेलने जाना था। रोहित ने गौरी से कहा, इस बार तुम भी मेरे साथ चलो। मैच के बाद होली में तुम्हारे घर चलेंगे। इस बार जमकर अपने साले सालियों के साथ रंग खेलेंगे। गौरी भी खुश हो गई थी। दूसरे दिन ही वह अपने भाई बहनों और माँ बाबूजी के लिए कुछ खरीदारी भी कर लाई। वह मैच खेलकर गौरी के साथ ससुराल चला गया। दीदी और जीजाजी के आने से उसके भाई बहन बहुत खुश थे। माँ तो तरह तरह के व्यंजन बनाने में ही लग गई थी। होली के अवसर पर साले सालियों को तो जैसे शिकार ही मिल गया था। खूब हुड़दंग मचा। बाल्टी भर भर कर रंगों से सराबोर कर रहे थे रोहित को सब के सब। वह भी कहाँ हार मानने वाला था। आंगन में दौड़ा दौड़ा कर उसने भी सबको खूब रंग लगाया। उसी बीच सब गुजिया मालपुए भी खाते जा रहे थे। मालपुए का आखिरी टुकड़ा उसने मुंह में ही रखा था कि तभी उसके दांतों के नीचे शायद कोई जिद्दी नारियल का टुकड़ा आकर कट की आवाज के साथ दांत भी निकाल आया। वह कुछ कर पाता? एन उसी वक्त साली ने पीछे से आकर उसके ऊपर रंग डाल दिया। अचानक रंगों से पड़ने से रोहित संभल नहीं पाया और जाकर एक खंबे में टकराते टकराते बचा, लेकिन इस सब के बीच उसका नकली दांत छिटक कर कहीं गिर गया। रोहित मुंह बंद किए बार बार गौरी को इशारा कर रहा था कि आकर दांत ढूंढने में उसकी मदद करे, पर वह कहाँ मिलता। किस रंग में जाकर छुपा था कौन जाने। बहुत देर तक चुपके चुपके सबसे नजरें बचाकर दोनों ढूंढते रहे। बच्चों को रंग में भीगते हुए बहुत देर हो गई थी। तभी गौरी की माँ ने ऐलान किया कि सब लोग नहाकर आओ, खाना तैयार है। जब आंगन खाली हो गया तभी अचानक गौरी की नजर एक कोने में पड़े दांत पर पड़ गई। वह जोर से चिल्लाई, मिल गया, मिल गया। दांत मिलते ही रोहित भीगे कपड़ों में ही अपने कमरे की तरफ भागा। शीशे में देखकर दांत लगाए तब उसकी जान में जान आई। वह सोच रहा था अगर दांत नहीं मिलता तो पूरे ससुरालियों के सामने नाक कट जाती। तभी गौरी ने कहा, आओ खाना तैयार है, और वे मुस्कुराते हुए खाना लगवाने में गौरी की मदद करने लगा। महिला पुलिस एक औरत से पूछताछ कर रही थी और उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। सभी लोग इतने गुस्से में थे
कि लग रहा था कि अभी उस औरत की पीट पीट कर जान ले लेंगे। स्वाभाविक भी था, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। उसके बड़े से झोले में एक बच्चा मिला था जो कदापि उसका नहीं था। वह महिला बस में बैठी थी, झोले को सीट पर बगल में रखा था। तभी बस के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और झोला नीचे गिर गया। बच्चे को चोट लगने से वह चिल्ला पड़ा। तभी बगल वाली सीट पर बैठी प्रतिभा ने उससे पूछा, अरे इस झोले में से तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। इस बात पर वह सकपका गई और झोले को उठा लिया। प्रतिभा को शक हो गया। वह बाहर देखती रही। जैसे ही पुलिस थाना दिखा, उसने उतरने के लिए बस रुकवाने को कहा और ड्राइवर के पास अपना सामान लेकर पहुंच गई। ड्राइवर को सारी बातें बताई। ड्राइवर ने पुलिस थाने के सामने ही बस रोक दी। उस झोले वाली को थोड़ा शक हो गया। वह भी अपना झोला उठाकर उतरने के लिए लाइन में लग गई। वह जैसे ही उतरी, ड्राइवर और कंडक्टर सब ने मिलकर उसे पकड़ लिया। प्रतिभा ने उसका झोला जबरदस्ती लेकर खोल दिया तो सबने देखा कि एक बच्चा हल्की बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। तब तक पुलिस भी आ गई और महिला पुलिस उस औरत से पूछताछ कर रही थी। बच्चे को तो तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वे औरत पुलिस के प्रश्नों की बौछार अधिक ना झेल सकी और अचानक सिसकियां लेने लगी। तब उसने बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, अपने मामा मामी के साथ रहती थी। 5-6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। बहुत साधारण परिवार था। मेरा पति ऑटो चलाता था। शादी के 1 साल तक सब ठीक था। धीरे धीरे मेरी सास हमेशा बच्चे की इच्छा जाहिर करने लगी। एक बार मैं माँ बनने वाली थी, पर दूसरे महीने में ही मैं सीढ़ियों से फिसल गई और मैंने बच्चा ही नहीं, पूरी जिंदगी के लिए माँ बनने की योग्यता खो दी। सारी खुशियों पर वज्रपात ही हो गया था। जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, तब मेरे पति और सास ने साफ साफ कह दिया कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अधिक अपमान सहने की क्षमता नहीं थी। माता पिता थे नहीं। एक घर में बर्तन सफाई का काम पकड़ लिया। उसी दौरान बहुत से लोग ऐसे दिखे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक बच्चा नहीं था। तभी मैंने निश्चय किया कि मुझे कुछ तो करना होगा। मैंने वह शहर छोड़ दिया। अब मैं किसी अस्पताल के पास रहती हूँ। जन्म लेते ही जो बच्चे अपनी माँ खो देते हैं और घर वाले भी उनको नहीं ले जाना चाहते, उन्हीं को उठा लेती हूँ। जिनको जानती हूँ कि उनके घर में एक बच्चा आ जाने से उनके घर में खोई हुई खुशियाँ लौट आएंगी, वही दे आती हूँ। इसके बदले में वे मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं। बताइए मैं क्या गलत करती हूँ? सभी लोग उसकी कहानी सुनकर अवाक हो गए। प्रतिभा ने कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं ले गई एक बच्चा? तब उसने बताया कि मैं एक बच्चे को लेकर गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। मेरे पति की शादी हो गई थी। तभी मैंने ये निर्णय लिया कि उस बच्चे के लिए माँ ढूंढ कर रहूंगी। मैंने बच्चे को जिस औरत को दिया, उसकी खुशी देखकर मैंने इसी काम में अपनी खुशी ढूंढ ली। वह बोली, मैंने अब तक करीब 50 बिना बच्चों की माँओं को संतान सुख दिया है। बस उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इन बच्चों को बकायदा गोद ले लें। कभी कभी किसी प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह के लावारिस बच्चे असहाय अवस्था में दिखाई पड़ जाते हैं तो उठा लेती हूँ। 2 दिन तक वहीं घूमती रहती हूँ। जब लगता है इनको लेने अब कोई नहीं आएगा तो मैं उठा लेती हूँ। मैं क्या गलत करती हूँ? मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। अपना खर्च तो मैं पापड़ और बड़ियां बेचकर निकाल लेती हूँ। पुलिस वालों ने कहा, झोले में अगर बच्चा मर जाता तो? वह बोली, आज मुझे प्लेटफॉर्म से ये बच्चा मिला था। इसकी तबीयत खराब थी। इसको अस्पताल में दिखाकर दवा दी थी और ये सो गया था। अगर मैं गोद में बिठाती तो देखने वालों को शक हो जाता कि हर हफ्ते एक नया बच्चा लेकर आ जाती हूँ। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे जेल में डाल दो। प्रतिभा की आंखें नम हो गईं। उसने पुलिस वालों को समझाया बुझाया और कुछ कानूनी कार्यवाही के बाद उसको साथ लेकर उस बच्चे के पास अस्पताल गई, जहां उसको ले जाया गया। बच्चा ठीक था। प्रतिभा ने कहा, तुम्हें अब दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा घर बहुत बड़ा है। उसी के साथ एक कमरे का एक घर भी है। तुम अब इस बच्चे को उसी घर में रहकर बड़ा करो। इसको पढ़ाओ लिखाओ, सारा खर्च मैं दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें पापड़ और बड़ियां बनानी पड़ेंगी। वह औरत मुस्कुराने लगी।
अब वह बच्चा चोर से माँ बन गई थी।